हेलो एवरीबॉडी, क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर एक बार आपका फिर से स्वागत है। चैप्टर 3 चल रहा था और उसका एक पार्ट अपन देख चुके हैं, जिसमें अपन ने देख लिया था कि समंकों का जब अपन ने संग्रह कर लिया है तो वर्गीकरण कैसे करेंगे और वर्गीकरण की विधियाँ देखी थी। और साथ में अपन ने उस वीडियो के अंदर देख लिया था कि चर किस तरह के होते हैं या चर किसे कहते हैं, जिसे अपन ने देखा था खंडित और अखंडित चर। आज अपन इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि आवृत्ति क्या है। बच्चों, आवृत्ति अर्थात बारंबारता अर्थात फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी घटना के होने की संख्या, कोई घटना कितनी बार हुई है। और यदि अपन बात सांख्यिकी की कर रहे हैं तो सांख्यिकी में आवृत्ति का मतलब होता है किसी मूल्य विशेष के आने की संख्या, जिसको अपन एफ से लिखते हैं। क्योंकि जब अपन सांख्यिकी में अध्ययन करेंगे तो अपन ने क्या करा है, चरों का संग्रह किया है। संग्रह करने के बाद अपन ने उसका वर्गीकरण भी कर दिया। अब अपन को उसके आगे की टर्म्स देखनी है, जिसके अंदर अपन देख रहे हैं अभी फ्रीक्वेंसी। तो जैसे कि अपन ने कुछ आंकड़े एकत्रित किए एक कक्षा के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर प्रथम टेस्ट के अंदर बच्चों के जो अंक आए उनको अपन ने लिख दिया है। अब जैसे अपन ने इसके अंदर लिखा था, इधर लिख देंगे अपन अंक और इधर उनकी आवृत्ति। जैसे 5 अंक है, 10 अंक है, 20 अंक है, 14 अंक है। 20 नंबर का टेस्ट है। अब 5 अंक कितने बच्चों के आए? 3 बच्चों के। 10 अंक 4 बच्चों के, 20 अंक 2 बच्चों के और 14 अंक 6 बच्चों के। तो 5 अंक कितनी बार आए? 3 बार। तो ये इसकी आवृत्ति हो गई 3। 10 अंक कितनी बार आए? 4 बार। तो ये आवृत्ति हो गई 4। तो आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी बारंबारता का मतलब होता है कि कोई मूल्य या कोई चर कितनी बार आया है, उसी को उसकी आवृत्ति कहते हैं। अब आगे अपन देखते हैं आवृत्ति बंटन, जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अपन ने आवृत्ति को लिख दिया है, आवृत्ति क्या है वो पता चल गया है। अब इस आवृत्ति को किस तरह से निकालते हैं या इन चरों को किस प्रकार एक सारणी में व्यवस्थित करते हैं, उसी को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो अपन इसके अंदर देखेंगे कि आंकड़ों को उचित रूप से क्रमबद्ध करके विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करना ही आवृत्ति बंटन कहलाता है। आंकड़े आ गए, संग्रह कर लिया, उनका वर्गीकरण कर लिया। अब वर्गीकरण के बाद उनको सारणी के अंदर फिट करना है, तो सारणी के अंदर व्यवस्थित करने के लिए उनको उचित क्रम में लिखा जाता है। उनकी अपर लिमिट लोअर लिमिट देखी जाती है, वो खंडित चर है या उनको हमको खंडित श्रेणी के अंदर रखना है या अखंडित श्रेणी के अंदर रखना है। ये सब कुछ डिसाइड करके जब उनको अपन सारणी के अंदर व्यवस्थित करते हैं, इसी को अपन कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या आवृत्ति बंटन। और ये कार्य किया जाता है टैली मार्क या मिलान चिन्ह के द्वारा। इसको मैं भी और आगे इसको क्लियर करती हूँ। अब जब अपन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अपन को विभिन्न वर्गों के अंदर अपन को इन आंकड़ों को व्यवस्थित करना है, तो उसके लिए अपन को आवश्यकता होगी वर्ग की, वर्ग सीमाएँ, वर्ग विस्तार और मध्य बिंदु। क्योंकि ये सब अपने उपकरण है, आंकड़े जो कि अपन एकत्रित किए, जिनको अपन ने वर्गीकृत कर दिया है। अब अपन को इसके ऊपर कार्य करना है, तो उसके लिए आवश्यकता होती है हमको इन उपकरणों की। उपकरण यानी वर्ग, क्लास वर्ग सीमाएं, क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल और मिड पॉइंट। इन सब उपकरणों के द्वारा हम इन आंकड़ों को सारणी के अंदर व्यवस्थित करते हैं। तो आंकड़े हो गए, आवृत्ति हो गई। आवृत्ति मतलब आंकड़े, कोई आंकड़ा या कोई चर कितनी बार आया है। अब उन आंकड़ों को अपन को क्या करना है, सारणी में व्यवस्थित करना है, उसी को अपन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। और इसके सारे उपकरण हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्ग या क्लास की। तो 2 मूल्य के जोड़े को वर्ग कहा जाता है। जब अपन सारणी देखते हैं तो ये तो खंडित श्रेणी है, लेकिन यदि अपन को अखंडित श्रेणी बनानी है तो उसके अंदर अपन किस तरह से आंकड़े बनाते हैं। ये आपका होता है x और ये f। तो यहाँ पर लिखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो ये आपका एक वर्ग होता है। ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। यहाँ पर लिख दो, आयु लिख दो। ये आयु x क्या है, अपनी आयु 0 से 10 वर्ष के बच्चे, 10 से 20 वर्ष के बच्चे, 20 से 30 वर्ष के बच्चे। तो अपन ने क्या करा है, ये जो आंकड़े थे उनको अपन सारणी में लिख रहे हैं। तो 2 आंकड़ों का जो जोड़ा है उसको अपन वर्ग कहते हैं। यदि बच्चों वर्ग की बात आती है तो आपके दिमाग में ले लीजिए 0 से 10, 10 से 20, ये जो अपन लिखते हैं उसी को अपन वर्ग कहते हैं। तो वर्ग या क्लास का मतलब होता है 2 मूल्य का जोड़ा, जिसको वर्ग कहा। वर्ग सीमाएं,
और जब अपन वर्ग लिखते हैं तो उसकी एक अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट होती है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, तो 0 से 10 में 0 लोअर लिमिट है, 10 अपर लिमिट है। 10 से 20 में 10 लोअर लिमिट है और 20 अपर लिमिट है। या अपन इसको कह लो कि निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो वर्ग की दो सीमाएं होती है। जैसे 0 से 10 में 0 निम्न सीमा, 10 ऊपरी सीमा। तो जब भी कोई वर्ग होता है तो वर्ग की दो सीमाएं होती हैं। वर्ग विस्तार अर्थात क्लास इंटरवल, यानी आपके ऊपरी सीमा और निचली सीमा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। यानी अपन को दोनों सीमाओं का जो माइनस करने पर जो आंसर आता है उसको वर्ग अंतराल या वर्ग विस्तार या क्लास इंटरवल कहते हैं। जैसे यहाँ पर अपन ने वर्ग विस्तार या क्लास इंटरवल 10-10 का लिया है, यानी अपन ने 10-10 का गैप रखा है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो कितने का अंतर है? 10-10 का। तो यही आपका कहलाता है वर्ग अंतराल या वर्ग विस्तार, जिसको अपन क्लास इंटरवल भी कहते हैं। एक होता है मध्य बिंदु, क्योंकि अपन को जब अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, अभी जब अपना अगला लेसन आएगा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, उसके अंदर अपन को न्यूमेरिकल सोल्व करने, उस वक्त अपन को 0 से 10 है तो अपन को x का मान निकालना होगा, जिसको मध्यमान कहते हैं। तो मध्यमान के निकालने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ऊपरी सीमा में निचली सीमा का भाग दे दो। जैसे 0 और 10, तो 0 प्लस 10 अपॉन 2, तो 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। यानी इसकी जो मध्यमान कितना है? 5, और इसको x से भी लिखते हैं। तो ये जो चारों थे, वर्ग, वर्ग सीमाएं, वर्ग विस्तार और मध्य बिंदु, ये आपके सांख्यिकी के अंदर जब वर्गीकरण, अपने आंकड़ों को संग्रह करा, वर्गीकरण किया, अब अपन को उसको सारणी के अंदर फिट करना है, अर्थात बारंबार आवृत्ति बंटन बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो हमारे ये चारों उपकरण उसके अंदर काम आते हैं। वर्ग, दो मूल्य का जोड़ा, वर्ग सीमाएं, दोनों जोड़े की ऊपरी और निचली सीमा को वर्ग सीमा कहते हैं। वर्ग विस्तार या वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल, दोनों वर्गों के अंतर को वर्ग विस्तार कहते हैं। और मध्य बिंदु होता है दोनों वर्ग, ऊपरी लिमिट और अपर लिमिट और लोअर लिमिट, दोनों का जो डिफरेंस के अंदर यदि अपन 2 का डिवाइड कर दें तो जो बीच का मान आता है उसको मध्य बिंदु कहते हैं। अब आपके बुक के अंदर, इसके अंदर और भी कुछ दे रखा है, वो है सांख्यिकी श्रेणियों के प्रकार दे रखे, जिसको अपन धीरे धीरे विस्तार से भी पढ़ेंगे। सांख्यिकी श्रेणियों का जो प्रकार है वो 2 भागों से इनको वर्गीकृत किया है, उद्देश्य के आधार के ऊपर और उनकी जैसे खंडन के आधार के ऊपर। तो उद्देश्य के आधार पर 3 तरह से बांटा है इसको, समयानुसार, स्थानानुसार और परिस्थिति अनुसार। और जो स्थिति के आधार के ऊपर या जिसका खंडन या अखंडन के आधार पर इन्हों वर्गीकृत और अवर्गीकृत 2 भागों में बांटा है। अब वर्गीकृत के अंदर खंडित और अखंडित, और अवर्गीकृत के अंदर व्यक्तिगत श्रेणी आती है। क्योंकि जब अपन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर अपन मीन, मोड, मीडियन पढ़ेंगे ना, समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक, उस वक्त आपको पता चलेगा कि व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है। और व्यक्तिगत श्रेणी के बाद खंडित आएगी और अखंडित। यदि मैं छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा यदि मैं आपको बताऊं अभी, तो जिसके अंदर सिर्फ आंकड़े होते हैं कि एक कक्षा के अंदर, अर्थशास्त्र की कक्षा में प्रथम टेस्ट के अंदर 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों के अंक आए 10 में से 2, 4, 5, 9, सिर्फ इतना ही दे रखा है, अर्थात व्यक्तिगत श्रेणी है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मान दे रखा है। लेकिन यदि खंडित और अखंडित के अंदर क्या होगा, आपका x और f दोनों होगा। x मतलब 3 अंक कितने बच्चों के आए, 4 अंक कितने बच्चों के आए, तो ये कहलाती है खंडित श्रेणी। और अखंडित के अंदर क्या आएगा, इस तरह से 0 से 10 के अंदर कितने बच्चे आ रहे, 10 से 20 में कितने के बच्चे आ रहे। तो जैसे जैसे अपना चैप्टर आगे बढ़ेगा अपन चीज़ों को और अच्छे से समझते जाएंगे। अभी हमें यही देख लेना है कि सांख्यिकी श्रेणी के प्रकार कितने होते हैं। तो उद्देश्य के आधार पर समयानुसार भी होगा, स्थानानुसार और परिस्थिति अनुसार अलग अलग श्रेणियाँ होती है। और इसके अलावा वर्गीकृत होती है, अवर्गीकृत। अवर्गीकृत में सिर्फ व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं, और वर्गीकृत में खंडित और अखंडित आती है। खंडित के अंदर स्वतंत्र चर होते हैं, एक के पास से दूसरे का कोई मीनिंग नहीं होता है। जबकि यदि अपन अखंडित की बात करते हैं तो एक चर का दूसरे चर से संबंध होता है। अब 2 श्रेणियाँ और भी होती है, अपवर्जी श्रेणी और समावेशी श्रेणी। जब बच्चों बात अपन करते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट की, जैसे ये जो एग्जाम्पल दे रखा है ये अपवर्जी श्रेणी का है। क्यों? क्योंकि इसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा समान है। लेकिन यदि यहाँ पर ऐसा ना हो करके इस तरह से होता
कि यहाँ पर 0 से 9 होता, यहाँ 10 से 19 होता और यहाँ 20 से 29 होता, तो ये समावेशी श्रेणी कहलाती। क्यों समावेशी श्रेणी कहलाती? क्योंकि इसका ऊपरी लिमिट और इसकी लोअर लिमिट दोनों एक समान नहीं है। तो दो तरह की और श्रेणियों की बात अपन ने कर ली, अपवर्जी श्रेणी और समावेशी श्रेणी। अपवर्जी श्रेणी एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा के समान होती है। इसमें यह जो अपवर्जी श्रेणी है वह पूर्णांक और दशमलव दोनों प्रकार के आंकड़ों के लिए काम में आती है। ये देखिए इसका एग्जाम्पल, ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये अपवर्जी श्रेणी का एग्जाम्पल है। और यदि समावेशी श्रेणी की बात करें तो एक वर्ग की उच्च सीमा व अगले वर्ग की निम्न सीमा समान नहीं होती है। जैसे 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, इसकी ऊपरी सीमा 9 है लेकिन इसकी निम्न सीमा 10 है। तो दोनों का जो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया। अपवर्जी श्रेणी में एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरी वर्ग की निचली सीमा के समान है। अब जो दोनों की यदि अपन तुलना करें तो अपवर्जी श्रेणी ज़्यादा फायदेमंद है, ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा उपयोगी है। क्यों? क्योंकि अपवर्जी श्रेणी पूर्णांक और दशमलव दोनों डाटा के लिए यूज़फुल है, जबकि जो समावेशी श्रेणी है वो सिर्फ पूर्णांक वाले आंकड़ों के लिए उपयोगी है। कैसे? देखिए, यदि हमारा, क्योंकि अपवर्जी श्रेणी में कई खंडन नहीं है, 0 से 10, 10 से 20, तो यदि कोई आंकड़ा है 9.99 तो वो किस में आ जाएगा? 0 से 10 में आ जाएगा। यदि 19.99 है तो वो 10 से 20 में आ जाएगा। लेकिन यदि इसके अंदर 9.5 किसी का आंकड़ा है तो आप इसको किस में लोगे? 0 से 9 में ले नहीं सकते, क्योंकि आंकड़ा क्या है? चर अपना 9 से 5, 9.5 है, और 10 से 19 में भी नहीं ले सकोगे। इसलिए बच्चों, समावेशी श्रेणी सिर्फ वहीं पर यूज़ होती है जहाँ पर जो चर है वो पूर्णांक में हो। इसलिए अभी अपन आगे और भी पढ़ेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे कि समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में किस प्रकार बदला जाता है। अब अपवर्जी श्रेणी की बात अपन पुनः करते हैं कि अपवर्जी श्रेणी के अंदर एक बात और, जो मेन जो न्यूमेरिकल करते टाइम जो प्रॉब्लम आती है उसके सॉल्यूशन के लिए। जैसे आपका मान, चर का मान है 10। अब आप कंफ्यूज होंगे कि मैं 10 किस में रखूं, 0 से 10 में रखूं या 10 से 20 में रखूं। तो हमें ये बात अच्छे से याद रखनी है कि 0 से 10 का मतलब होता है 0 से वो 9.99 है और ये है 10 से 19.19। अर्थात यदि आपके जो चर का मान यदि 10 है तो 10 किस में आएगा? 0 से 10, यानी ऊपर वाले वर्ग में। तो हमेशा याद रखना है कि ये जो 10 होता है, जो इसका जो ऊपरी लिमिट होती है वो कभी भी इसके अंदर नहीं रखी जाती है। जो निम्न सीमा होती है उसी को देखा जाता है। यदि हमारे आंकड़े का मान या हमारे चर का मान 10 है तो वो 0 से 10 में नहीं आएगा, वो 10 से 20 में ही आएगा। ये बात अच्छे से याद रखना। यदि किसी आंकड़े का मान 20 है तो आप उसको 10 से 20 में नहीं रखोगे, आप उसको 20 से 30 वाले वर्ग में रखोगे। क्यों? क्योंकि लिखते तो अपन इस तरह से हैं कि 0 से 10, 10 से 20, लेकिन वास्तव में ये होता है 0 से 9.9, 10 से 19.19। तो आप यदि इस तरह से अगर जिसको समझोगे तो कहीं पर भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आपको हमेशा इस ऊपर वाली लिमिट को ही देखना है, पीछे वाली लिमिट को नहीं देखना है। ऊपरी लिमिट और लोअर लिमिट और अपर लिमिट के अंदर से अपन को लोअर लिमिट को ही ध्यान में रखना है। तो ये हो गया अपवर्जी श्रेणी और ये हो गया समावेशी श्रेणी। इस प्रकार बच्चों अपना जो आंकड़ों का संगठन का जो सेकेंड पार्ट के अंदर अपन ने देख लिया। आवृत्ति अर्थात बारंबारता, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चर कितनी बार आया है, उसके आने की आवृत्ति, उसको कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स, और इसको फ्रीक्वेंसी, उसको एफ से डिनोट करते हैं। फिर अपन ने देखा आवृत्ति मंडन यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपन को उपकरण की आवश्यकता थी, वर्ग, वर्ग सीमाएं, वर्ग विस्तार और मध्य बिंदु। इसके बाद अपन ने देखा कि सांख्यिकी श्रेणियों के प्रकार देख लिए, जिसमें उद्देश्य के आधार पर और वर्गीकृत और अवर्गीकृत, इस तरह से ये सारा देख लिया। ये सारी श्रेणियों की अपन को आवश्यकता पड़ेगी किस वक्त? जब अपन इसके सवाल करेंगे मीन, मोड, मीडियन के। इसके अलावा अपन ने देखा कि अपवर्जी श्रेणी किसको कहते हैं, समावेशी श्रेणी किसको कहते हैं, और अपवर्जी श्रेणी समावेशी श्रेणी की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि ये पूर्णांक और दशमलव दोनों डेटा के लिए यूज़ होती है। इस प्रकार बच्चों आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो के अंदर अपन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।